अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जब हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पर देखा था दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे अंदर, यानी दो तरह की कोऑर्डिनेशन पड़ी थी। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम कर रहा था, और एक थी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि करवाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम किस चीज़ का सिस्टम है? ग्लैंड्स वगैरह का सिस्टम है। जानदारों के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन है, इसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन या ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, इस तरह रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनीज। ये मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं, यानी हमारी ग्रोथ है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, रिप्रोडक्शन का अमल जानदारों में होता है, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है। इस तरह के काम इनको ज़रूरत है कि इनको कोई रेगुलेट करे। तो इनको रेगुलेट कौन करता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि कौन सा सिस्टम है? केमिकल्स कोऑर्डिनेशन हमने जो पढ़ा था, यानी केमिकल्स का सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कुछ ख़ास तरह के केमिकल्स बनाता है। उन केमिकल्स को कहते हैं हार्मोन्स। वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल्स हैं, जो कि कौन बनाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड से। तो ये हार्मोन कौन बनाता है? मुख्तलिफ ग्लैंड्स ही बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उनको आगे रिलीज़ करते हैं। ये खुद एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही बनाते हैं इन हार्मोन्स को, इन केमिकल्स को, और फिर इनको स्क्रीट करते हैं बॉडी में। जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ ये जाते हैं अपने टारगेट टिश्यूज़ तक। तो ये क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होते हैं एक्सोक्राइन। अब ये डिफरेंस याद रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? और दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स अपने बनाने के बाद कहाँ डाल देते हैं। ये कैसे होते हैं? डक्टलेस, यानी ये बगैर नालियों के होते हैं, उनमें कोई नालियाँ नहीं होती। और ये कैसे होते हैं? डक्टेड, यानी ये नालियों के साथ मौजूद होते हैं। जैसे हमारा ब्लड है, प्रॉपर नालियाँ हैं, आर्टरीज में, जिनके अंदर ही वो रहता है, वहाँ से होता उसने जहाँ तक भी जाना है बॉडी में। तो ये क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस हैं, यानी एक दफ़ा बनने के बाद डायरेक्ट कहाँ पर आ जाते हैं? ब्लड में। डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, ये जो भी अपनी सिक्रीशंस बनाते हैं, ये डक्टलेस होते हैं। तो ये अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली किसको दे देते हैं? ब्लड को। फिर ब्लड जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है या वहाँ लेकर जाता है। जबकि ये जो एक्सोक्राइन है, ये कैसे होते हैं? डक्टेड, यानी बाकायदा इनके साथ क्या होती हैं? नालियाँ होती हैं, उनकी मदद से ये अपनी सिक्रीशंस जहाँ तक भी पहुँचानी होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है मेन। एंडोक्राइन कैसे हैं? डक्टलेस, और इनका याद रखना है ये है डक्टेड ग्लैंड्स। उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये कैसा होता है? कहाँ होता है? जब हम ब्रेन वाला टॉपिक पढ़े थे तो वहाँ भी हमने इसका नाम पढ़ा था। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। इसका मतलब ये हाइपोथैलेमस में होता है। कैसा होता है? पी शेप्ड, मटर के दाने की तरह होता है, और उतना सही होता है। कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के साथ लिंक हुआ होता है। यानी इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। इसके क्या होते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है करता क्या क्या, काम क्या करता है? एक तो डायरेक्टली टारगेट टिश्यूज़ तक खुद जाकर जो इसने काम करना है वहाँ तक करेगा।
डायरेक्टली खुद टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचता है, जो भी इसकी सिक्रीशंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है टारगेट टिश्यूज़ को। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसी सिक्रीशंस बनाता है जो कि दूसरे ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करती हैं। तो ये दूसरे ग्लैंड जो अदर ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है और ख़ुद भी जो जो काम इसने करने हैं, जहाँ तक जाना है जिन टारगेट टिश्यूज़ तक, तो यानी खुद डायरेक्टली भी जा रहा है जहाँ तक इसने काम करना है और दूसरे ग्लैंड्स भी इसके कंट्रोल में है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो दूसरे ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो दो इसके काम हो गए, एक तो डायरेक्टली खुद काम कर रहा है और दूसरा बाकी के जो ग्लैंड्स हैं उनको भी एक्टिवेट करता है कि आप अपना काम जहाँ पर ज़रूरत है बॉडी में वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करें। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो लोब्स होते हैं, जैसे मटर के दाने में हम देखें दो पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से इसमें भी दो लोब्स होते हैं। कौन कौन से? एक को कहते हैं एंटीरियर लोब और सेकंड वाले को कहते हैं पोस्टीरियर लोब। एक एंटीरियर लोब है आगे वाला लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। अब ये दोनों लोब्स क्या करते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब? एंटीरियर लोब भी मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स बनाता है जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स उन्हें ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। जो इंटीरियर है वो आगे से मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि हम नंबर 1 इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला इसका हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन, या फिर इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसके दो नाम, सोमैटोट्रोफिन और ग्रोथ हार्मोन। अब इसके जो दूसरा नाम हमने पढ़ा है ग्रोथ हार्मोन, इसी से पता चल रहा है इसका काम क्या होता है बॉडी में। ग्रोथ का सारा मैकेनिज़्म इसके अंडर होता है। अगर ग्रोइंग एज में ये हार्मोन कम रिलीज़ होगा, रिलीज़ लेस कब? ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, यानी जब ज़रूरत थी इसकी उस टाइम पर ये कम रिलीज़ हुआ तो क्या होगा? ग्रोथ कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, जब ये कम रिलीज़ होगा तो ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। इस कंडीशन को नाम देते हैं, जब ग्रोथ कम होगी तो इस कंडीशन को नाम देते हैं ड्वार्फिज्म। यानी जो नॉर्मल से छोटे लोग रह जाते हैं उन्हें कहते हैं, उसमें क्या हुआ? ग्रोइंग एज में सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ हुआ, जितना चाहिए था उस नॉर्मल से कम रिलीज़ होगा, तो उसके नतीजे में उनकी ग्रोथ कम होगी। इस कंडीशन को हम नाम देंगे ड्वार्फिज्म का। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये ग्रोइंग एज में जितना चाहिए था उससे ज़्यादा रिलीज़ हुआ, अब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो फिर क्या होगा? ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा होगी। इस कंडीशन को हम नाम देंगे जाइगेंटिज्म। इसमें क्या होगा? उस ऑर्गेनिज़म की, उस जानदार की हाइट नॉर्मल से ज़्यादा होगी। एक तीसरी कंडीशन है, ये दोनों तो हमने पढ़ ली कि कम होगा नॉर्मल से तो क्या होगा, अगर नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन में क्या होगा? अगर ग्रोइंग एज किसी भी जो भी जितनी भी है 20 है 22 है, अगर उसके बाद जाके ये रिलीज़ होना शुरू हो जाए, रिलीज़ आफ्टर ग्रोइंग एज, रिलीज़ आफ्टर ग्रोइंग एज, जो उसकी उम्र है ग्रोथ की, अगर उसके बाद रिलीज़ होता है तो फिर क्या होता है? अब ना तो हाइट ज़्यादा होगी ना हाइट कम होगी, बल्कि क्या होगा? कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, फीट, जॉ बोन्स, ये क्या होंगे? एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ग्रोथ शो करेंगे। इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? एक्रोमेगली का। एक्रोमेगली ये कौन सी कंडीशन है जिसमें
ग्रोइंग एज के बाद ये हार्मोन रिलीज़ हुआ और इसमें होगा क्या, लॉन्ग हैंड्स, फीट, जॉ बोन्स, दांत लंबे लंबे होंगे, हाथ लंबे होंगे, बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये तीनों ही नॉर्मल कंडीशंस नहीं हैं। नॉर्मल क्या है कि ये जितना चाहिए है उतना रिलीज़ हो नॉर्मल मिकदार में, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा और ना ग्रोइंग एज के बाद। अगर ये तीनों होते हैं तो इसमें हम इन कंडीशंस को नाम क्या देते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एक तो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है एंटीरियर लोब का, और पहले हम एंटीरियर लोब पढ़ रहे हैं, आगे वाला हिस्सा। तो इसका हमने एक हार्मोन पढ़ा सोमैटोट्रोफिन और दूसरा होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड वन क्या है, आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ TSH, इसकी फुल फॉर्म भी बताएं। तो इसका पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी जो किसको जाकर स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करवाएगा, थायराइड ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करता है ये, थायराइड ग्लैंड को। किस लिए, कि अपना हार्मोन रिलीज़ करो। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप अपना हार्मोन रिलीज़ करो। यानी हमने जब यहाँ पर पढ़ा था कि डायरेक्टली भी काम कर रहा है और इनडायरेक्टली यानी दूसरे और ग्लैंड्स को जाकर भी एक्टिवेट करवाता है। तो उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर ये पढ़ ली TSH की। इसके अलावा और क्या करता है, और इसका क्या रोल होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन भी इसका रोल होता है। जो बाकी के एंटीरियर लोब की हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनमें एक हमने ग्रोथ हार्मोन का पढ़ लिया, TSH का पढ़ लिया। इसके अलावा एंटीरियर लोब कुछ इस तरह के हार्मोन बनाता है जिनका रिप्रोडक्शन में और एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में भी आगे हम डिटेल अभी पढ़ेंगे। दूसरा है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब और उसके हमने दोनों हार्मोन्स जो दो डिटेल दी गई हैं, TSH और सोमैटोट्रोफिक या ग्रोथ हार्मोन। सेकंड पार्ट जो पोस्टीरियर लोब है, सेकंड वाला, उसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ये भी दो तरह के मेन जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है। नंबर 1 है वैसोप्रेसिन। पहले हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन और सेकंड वन है ऑक्साइटोसिन। अब वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन का काम होता है बॉडी में पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल, उसको मेंटेन करना। अब पानी के रिलीज़ करने के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज, या उसमें असल में होते हैं नेफ्रॉन्स। तो इसका काम क्या हुआ वैसोप्रेसिन का, वाटर लेवल को रेगुलेट करवाना। यानी अगर पानी कम है तो ये ज़्यादा रिलीज़ होगा, उसको पानी को बचा कर रखे बॉडी में। अगर हमने कम पिया हुआ है, ज़्यादा है बॉडी में पानी, हमने बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया है, तो इसको रिलीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसोप्रेसिन कब और कितना रिलीज़ होगा, अगर बॉडी में कम पानी है, इफ़ लेस वाटर इन बॉडी, बॉडी में पानी कम है, क्या इस हार्मोन की ज़रूरत है यहाँ पर, जी। जब पानी कम है तो अब ज़रूरत क्या है कि वैसोप्रेसिन यहाँ पर ज़्यादा रिलीज़ होगा। ताकि ये जो थोड़ा बहुत वो पानी है उसको भी आकर सेव करे, बाहर जाने से, रिलीज़ होने से बचाए। एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है, अगर बॉडी में पानी ज़्यादा है तो वैसोप्रेसिन की ज़रूरत नहीं है, ये क्या होगा, कम रिलीज़ होगा। यानी यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया, लेस वैसोप्रेसिन।
अब ये दो कंडीशन तो आगे जैसे हमने यहाँ पर देखी थी कि कम रिलीज़ होगा या ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन भी है, बॉडी में पानी कम है, लेस वाटर इन बॉडी, तो होना क्या था, वैसोप्रेसिन ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वैसोप्रेसिन क्या होगा, कम रिलीज़ होगा। किसी वजह से वैसोप्रेसिन वो भी कम रिलीज़ हुआ। यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर पानी कम है तो ये ज़्यादा बनेगा, पानी ज़्यादा है तो ये कम बनेगा। लेकिन तीसरी कंडीशन ये देखिए कि पानी बॉडी में कम है और वैसोप्रेसिन भी क्या हुआ, उसको ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए था, जबकि वो किसी वजह से कम रिलीज़ हुआ। अब बॉडी में पानी की क्या होगी, उसने अगर ज़्यादा रिलीज़ होना तो पानी को बचा के रखना था, जबकि वो कम रिलीज़ हुआ तो पानी सारा बॉडी से निकल गया, डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी। और इस कंडीशन को हम एक नाम देते हैं डायबिटीज़ इंस्पाइडस। एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस जो शुगर की बीमारी होती है, और अगर पानी की कमी हो जाए तो फिर हम उसको क्या नाम देते हैं, डायबिटीज़ इंस्पाइडस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के जो एक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, उसके हमने ये 3 मुख्तलिफ तरह के रोल पढ़े बॉडी में कि क्या क्या होंगे। पानी कम होगा तो वो कितना रिलीज़ होगा, ज़्यादा होगा कितना रिलीज़ होगा, और अगर कम है और उसने ज़्यादा रिलीज़ होना था और वो कम रिलीज़ हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में पानी की कमी होगी। इस कंडीशन को हमने नाम दिया डायबिटीज़ इंस्पाइडस का। दूसरा जिसके साथ छोटा सा सेकंड जो इसका हार्मोन है ऑक्साइटोसिन, उसका बहुत माइनर सा रोल है। ये क्या करता है, इसके फंक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, आमतौर पे जब हम 2 हार्मोन्स पढ़ते हैं तो उनमें से एक की बहुत ज़्यादा डिटेल होती है और एक का थोड़ा बहुत माइनर सा बताया होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल, एक इसका ये फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन है इसका इजेक्शन ऑफ मिल्क। बस ये 2 लाइनों का इसका इतना सा फंक्शन बताया गया। तो हमने पहला आज ग्लैंड पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ख़ुद भी जाकर काम करते हैं मुख्तलिफ टारगेट्स पर बॉडी में और दूसरे ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करवाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर है उसके आगे से हमने 2 हार्मोन्स पढ़े हैं, सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा पढ़ा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेम हमने पोस्टीरियर लोब के भी 2 हार्मोन्स पढ़े हैं, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्साइटोसिन, और इनके हमने कंडीशंस भी पढ़ी कि ये कम रिलीज़ होंगे, ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो क्या क्या होगा।